So, good morning, everyone. I am architect Devyani Totla. I've been into teaching. I'm a professor since past 20 years. I have done my masters in MR General and MR Urban Design. So, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं that is Gothic architecture. So, ये जो टॉपिक है this is from the syllabus जो आपको MIDC architect, MIDC planner, MIDC and PWD architect के एग्जाम्स के लिए this syllabus is applicable. So for today, I am covering the topic of Gothic architecture. तो what is Gothic architecture? जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो Gothic architecture एक बहुत significant phase रहा है हिस्ट्री में because of the style and also because of its structural developments. Now there might be a question in your mind कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते आ रहे हैं? हमने कॉलेज में BArch में भी पढ़ा होगा, and now also in this syllabus you have got a lot of history to study. राइट सो अब सबसे बड़ा रीजन ये पढ़ने का है कि जब आप प्लानिंग भी पढ़ते हैं, आपने उसकी भी पढ़ाई की होगी तो आपने वहां देखा होगा कि प्लानिंग थ्योरीज पढ़ते हैं, कैसे प्लानिंग हुई, जैसे गार्डन सिटी है, रेडियंट सिटी है, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स दैट वी स्टडी. तो इसका रीजन ये है कि हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारा डिजाइन कैसे इवॉल्व हुआ है, प्लानिंग में हम कैसे चेंजेस आए हैं, कैसे ग्रो हुए हैं. उसी तरह आर्किटेक्चर में कि जैसे आपको हिस्ट्री में बेसिक पढ़ाया जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या हुआ था, लोग कैसे, और हाउ नीड्स एंड डिजायर्स एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प इवॉल्व आर्किटेक्चर. तो गॉथिक आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो दिस वाज अ वेरी प्रिवेलेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यूरोप में, और स्पेसिफिकली इंग्लैंड, इटली एंड फ्रांस में. So let us go for that. So what is the meaning of Gothic? So ये dark ages का एक period था where there were a lot of destructions, बहुत problems, जो एक बहुत bubonic plague हुआ था यूरोप में, जहाँ बहुत कुछ एकदम सब destroy, बहुत एकदम 2/3 of the population of Europe was killed because of the plague. उसके बाद का जो period आया, this was the Gothic period. तो इस period में क्या हुआ कि इसके पहले का जो period था that was Romanesque architecture. रोमनस आर्किटेक्चर ऐसा था कि वे यू हैड थिक वॉल्स और कम हाइट की बिल्डिंग, बहुत ज्यादा हाइट एज इन कंपेयर टू गॉथिक, एंड दीज इंटीरियर्स वर वेरी डार्क बिकॉज वॉल्स बहुत थिक हुआ करते थे, तो ओपनिंग्स छोटे नहीं हो सकते थे, ज्यादा बड़े छोटे ओपनिंग्स, तो इंटीरियर्स वर डार्क. तो ये बहुत ग्लूमी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर था. एंड उसके बाद आया दिस गॉथिक पीरियड. सो विल टॉक अबाउट दिस नाउ. So ये जब था कि Goths took Rome in 410 CE, that is the common era. तो उस टाइम ये जो थे, this was a tribe, okay. Gothic architecture, this was prevalent in 12th to 15th century. Actually Gothic is termed as a very negative label. It was applied by Italians to pre-Renaissance art and architecture. A Renaissance period is considered one of the peak of art and architecture, जिसमें हमने बहुत फेमस आर्किटेक्ट्स लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बर्निनी, इन लोगों के बारे में सुना होगा हम लोगों ने. सो दीज पीपल, ये जो आर्किटेक्ट्स थे, इन लोगों की जब बात करते हैं तो दे हैव डन अमेजिंग वर्क. वो आर्किटेक्ट ही नहीं थे, आर्टिस्ट भी थे. तो उनका जो काम था, तो दे कंसिडर कि गॉथिक पीरियड का जो काम है वो बहुत ही अच्छा नहीं है. सो उन लोगों ने इसको नेगेटिव तरीके से लिया. बट ये जो आर्किटेक्चर था, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल कि जहां ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स आने लगे. दिस वाज इन्वेंटेड बाय एबॉट शुजेर ऑफ द रॉयल मोनास्ट्री ऑफ सेंट डेनिस इन फ्रांस. तो 1137 से 1144 में सीई में, विद द रेनोवेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, द सेंट डेनिस कैथेड्रल with a new west facade and the construction, like the temples, the churches, cathedrals are also facing east-west. So the east end of the church is called the civet, and the west facade is the entrance facade. So Gothic architecture was originally known as the French style. During the period of Renaissance, it fell out of fashion, and it was not respected by these artists. So they marked it as Gothic to suggest it was crude work of German barbarians, the Goths. और इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स जो हम बात करेंगे वो है नोत्रदाम पेरिस. आप लोगों ने काफी शायद सुन रखा होगा इसके बारे में, विच वॉज इन डिस्कशंस एंड
in features because of the fire there, जो कुछ साल पहले वहां पे फायर में डिस्ट्रॉय हुआ था, and it has been reconstructed now. I hope आप लोगों को ये समझ में आ रहा है. If you have any questions या if you have any doubts या if you want to know anything more, you can please type it in the chat box. Is there anything that you would want to know? Okay. So जो Gothic architecture है उसके characteristics क्या थे? So structural characteristic की जब बात करेंगे तो the skeletal stone structure, the whole structure was in stone, and as you can see in this picture कि only the skeleton, that जैसे आज हम बात करते हैं कि beams and columns is the skeleton, so here you can see कि the ribs, the columns and walls minimum है excuse me, walls minimum है, and this looks like a framework और उसके बीच में glass है सिर्फ. विजुअल आर्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द रोल ऑफ लाइट इन दीज स्ट्रक्चर्स. सिंबॉलिक थे. Scholasticism, which means translation of real life events into stone and glass. That is when these all the events, that is biblical events जो भी होते थे या जो किंग्स से रिलेटेड थे, एम्पायर से, दो स्टोरीज जैसे हमारे टेम्पल्स में वो स्टोरीज कार्व की जाती थी, सेम वाज डन इन दीज cathedrals. The cathedrals served as an image of heaven. तो वो इस तरह से बनाए गए इतने ऊंचे ऊंचे कि लाइक द सोरिंग हाइट्स ऑफ द कैथेड्रल्स, इट रिप्रेजेंटेड कि दे आर ट्राइंग टू टच द स्काई, दैट इज द हेवन. टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस गॉथिक आर्किटेक्चर. सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब हम रोमनस पीरियड से बाहर आए हैं तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए. सो द गॉथिक आर्किटेक्चर फोकस्ड मेनली ऑन एयरी एंड ब्राइट स्ट्रक्चर्स, कि बहुत ओपनिंग्स, बहुत विंडोज और ब्राइटनेस हो अंदर. Focus on verticality. These structures were more vertical because of the technological development. What were those technological developments? Pointed arches, ribbed walls, flying buttresses, stained glass windows, ornaments and pinnacles, and elaborate sculptures like the gargoyles. अब ये जो चीजें थी, इन सब चीजों को मिलके यू कैन सी दिस एन इमेज हियर. दिस इज द फ्रंट फसाड ऑफ नोत्र दाम इन पेरिस. स्टिल एनी क्वेश्चंस? प्लीज लेट मी नो. विद द स्पीड, विद द लैंग्वेज, विद एनीथिंग दैट आई एम मेंशनिंग, कोई भी क्वेश्चन है तो आप फील फ्री टू आस्क. ओके. Okay. So सबसे पहले we'll talk about the pointed arch. Gothic architecture is not merely about ornamentation. There's a lot of ornamentation in this, but सबसे ज़्यादा development was the structural part. Before Gothic architecture, that is during the Romanesque period, सबसे ज़्यादा जो arches use किए जाते थे were the semicircular arches. Okay. But during the Gothic style brought innovative new construction techniques that allowed churches and other buildings to reach great heights. And now, how was this done? One important innovation was the use of these pointed arches. Earlier, Romanesque churches had pointed arches, but builders did not capitalize on the shape. Romanesque वालों ने use किया, but they did not know कि उसमें क्या कर सकते हैं. And the whole load was on the vault and also on the walls. तो क्या हुआ? Because of that, Romanesque walls were very thick, और and the whole load was on the wall. तो वो thick होने के कारण they could not have higher structures. ऊंचे structures नहीं बना पाए. So during the Gothic era, builders discovered that pointed arches would give structures amazing strength and stability. We'll see how. अभी आप ये देखेंगे when you look at this picture, that is the pointed arch versus the Roman arch. So Roman arch जो है कि उसमें the load completely goes on the columns on the both sides, right? And what happens कि you can see the thick piers, और वही Gothic में it is different. So the builders turned from the semicircular unbroken arch to the pointed arch. This pointed arch looked lighter and pointed upwards. सबसे important चीज की height, because
इससे हाइट भी मिल रहा था, प्लस द स्ट्रक्चर बिकेम लाइटर. Then it exerted less thrust on semicircular than some semicircular arch of the same span. जो thrust था wall पे इस पे, it was lesser as compared to the Roman semicircular arch. It solved the geometric difficulty inherent in ribbed walls. अभी क्या था कि impossible to arrange all arches and ribs in common level using exclusively semicircular arch. Okay, semicircular arch से वो difficulty थी. With a pointed arch, ribs could easily be made level. Now, what are these ribs? Okay, कि जब हम बात करेंगे, you can see in this image कि एक पहला वाला image है कि where you can see कि semicircular arch है, right? And उसको चार semicircular arch को transversely ये किया हुआ है, and the kind of thing that you get. तो उसमें क्या हो रहा था कि हर आर्च से लेवल लोड पायर्स पे जा रहा था. बट व्हेन यू कम टू दिस पॉइंटेड आर्च, तो वहां लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. तो जो रिब्स हैं, यू कैन सी डायगोनल रिब्स, ये रिब्स बिकेम, और इमेज में भी आप देख सकते हैं कि देयर इज रिब्स. सो दीज ट्रांसवर्स वर्क इज कॉल्ड एज द रिब्ड वॉल्ट. यू मस्ट बी नोइंग द बैरल वॉल्ट. जब एक सेमी सर्कुलर आर्च को हम स्ट्रेच करके एक वॉल्ट बनाते हैं, दैट इज अ बैरल वॉल्ट. But when you cross these pointed arches and you make a vault, it is called a ribbed vault. What happened because of this ribbed vault? Ribbed vault, organic metaphor alluding to the role of ribs in anatomy as the body's skeletal structure supporting the tissues. What happened? कि semicircular से ये change हो गया, तो whole thing
Okay, so as I think you could not see this slide, so जब हम बात कर रहे थे कि when we are talking about the Roman arch and the pointed arch, so this is the Roman arch on the left side, and the right on the right is the Gothic pointed arch. Then we talk about this ribbed vault, जो हम बात कर रहे थे कि the first image shows कि when you cross, there is a cross section crossing of two vaults, that is this barrel vaults जब cross होते हैं, या when there are four arches, semicircular arches, you form this bay. बट उसमें प्रॉब्लम क्या था कि सारा लोड उस आर्च पे एंड अल्टीमेटली ऑन द पायर था. तो क्या हो रहा था कि द पायर्स बिकेम वेरी थिक एज यू कैन सी इन द इमेज, और स्ट्रक्चर बहुत ऊंचा नहीं हो पा रहा था. बट एज सुन एज यू कम टू दिस रिब्ड वॉल्ट, तो यहाँ क्या हुआ कि द रिब्स दैट यू कैन सी, द डायगोनल रिब जो लेबल में लिखा हुआ है एंड द ट्रांसवर्स रिब, तो दीज रिब्स दे एक्टेड एज द स्केलेटन. ओके, स्केलेटन में क्या होता है कि व्हाट डू द बोन्स डू, they take the they protect the tissues and the skeletal whole structure is supported on the skeleton. तो ये ribs ने भी वही काम किया and then became the support system. तो उसके कारण ये हुआ कि like the framework we have in RCC today, these ribs became the framework. तो उनका जो vault का thickness था वो भी comparatively बहुत कम हो गया and hence load कम हो गया, and then ultimately the columns became taller. Okay, please do ask if you have any questions. Please mention it in the chat box. Okay, now we are talking about any questions, please? No? Okay. Okay. So this ribbed vaulting, earlier Romanist churches relied on this barrel vaulting, जो आपने अभी पहले देखा. Then Gothic builders introduced the dramatic technique of this ribbed vaults. As you can see in this image, जो पहला वाला image है is about the barrel vaults. You can see कि कितना height कम है compared to the Gothic structures. Barrel vaulting carried weight on continuous solid walls. Ribbed vaulting used columns to support the weight, as I said earlier. The ribs also delineated the walls and gave a sense of unity to the structure. क्योंकि सब तरफ ribs थे and that structure became a whole once structure. Next point था इसमें Gothic में was the flying buttresses. You must have heard what are buttresses. Buttresses were used to support the walls. तो वॉल से जो कॉलम प्रोजेक्टिंग दिखता था पहले, एंड वॉल्स क्योंकि बहुत थिक हुआ करते थे, तो रोमनस्क आर्किटेक्चर के पीरियड में देयर वर बट्रेसेस. बट धीरे धीरे क्या हुआ, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द आउटवर्ड कोलैप्स ऑफ द आर्चेस, गॉथिक आर्किटेक्ट्स बिगैन यूजिंग द रेवोल्यूशनरी फ्लाइंग बट्रेस सिस्टम. Freestanding brick or stone supports were attached to the walls, exterior walls, by an arch or a half arch. When you can see this image, okay, you can see कि second image में जब आप देखेंगे कि there is a distance between the wall of the church and the column, where you can see this is the flying buttresses. Flying buttresses externally support करते थे ये सारे walls को. तो उसके कारण क्या हुआ कि you could have lot of buttresses and the wall thickness was lesser. Okay. So this was flying buttresses एक बहुत important aspect था, again apart from ribbed walls and also the pointed arches. So क्या हुआ कि it was affected by powerful external arches swung above the side aisles and the ambulatory. And the arches rise from colossal freestanding piers. Okay, you can see the buttress जहां लेबल किया हुआ है कि बट्रेस, और वो बट्रेस ऊपर तक गया है और ऊपर से वॉल को सपोर्ट किया है, which is called the flying buttresses. So these are जो बट्रेस है, these are freestanding piers, अलग से ये थे.
They absorb and channel disruptive forces such as wind and weight safely to the ground. Towering piers could be erected without much affecting the nave or the choir. नेव जब आप अब हम जब प्लान देखेंगे चर्चेस का, तब यू विल अंडरस्टैंड कि जो सेंट्रल एरिया है विच इज द नेव, और साइड में जो होते हैं एज यू कैन सी हियर इज द आइल्स इन द चर्च. एनी क्वेश्चन स्टिल? कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? कुछ है? ओके, सो कुड यू टेल मी व्हाट वर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप लोगों को कि कौन सी चीजें, कौन से अभी हमने फैक्टर्स 3 पढ़े हैं कि which were very important in Gothic architecture. Can you mention any 2 of them? Any structural factors that were very important during the Gothic period? Please answer in the chat box. Can somebody answer? कोई भी 2-3 फैक्टर्स जो आपको लगते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो किए गए हैं. Okay, no problem. Yes, very good. Rib vault and flying buttresses. Very nice. Good. So now we go to the yes, flying buttresses की जब हम बात कर रहे हैं, so I hope you are understanding this, right? नेक्स्ट था एक बहुत और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर कि आप जब गॉथिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे यू विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसके पहले कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बने थे. हियर यू कैन सी स्टेन ग्लास विंडोज. दिस वाज, आज हम देखते हैं कहीं कहीं यूज किए जाते हैं स्टेन ग्लास विंडोज, बट दिस बिगैन इन गॉथिक पीरियड. Since the walls themselves were no longer the primary support, Gothic buildings could include large areas of glass. जैसे हमने कहा कि this was a skeletal structure. Ribs, columns, flying buttresses and pointed arches. तो इसके कारण क्या हुआ कि सारा लोड इस स्केलेटल स्ट्रक्चर पे था, तो वॉल्स की थिकनेस तो बहुत ही कम हो गई. वॉल्स की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं थी. जैसे हमारे यहाँ हमारा आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है तो यू हैव कॉलम्स, बीम्स टेकिंग ऑल द लोड, तो वो फ्रेमवर्क है. सेम थिंग हैपेंड हियर. तो लार्जर ओपनिंग्स एंड लार्ज ह्यूज विंडोज, जिससे ये स्ट्रक्चर्स बिकेम वेरी लाइट. लाइट एज इन लुक्स ऑल्सो, क्योंकि जितना थिक वॉल होगा स्ट्रक्चर उतना हेवी लगेगा. ये बहुत ऊंचे और हेवी स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर्स थे, बट दे लुक लाइटर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ग्लास एंड ह्यूज ओपनिंग्स. तो क्या हुआ? Huge stained glass windows and a profusion of smaller windows created the effect of lightness and space. ये जो example है, this is a stained glass from Notre Dame in Paris. I'm glad आप लोग सुन रहे हैं और ध्यान से आंसर कर रहे हैं. Okay, one more thing that I would want to tell you about stained glass windows is कि stained glass windows में एक और चीज बहुत important होती थी कि if you can see in this image, इसमें भी पूरे बाइबल के इमेजेस स्टेन ग्लास के थ्रू बताए. मतलब कार्विंग्स तो होते थे चर्चेस में, बट यहाँ एक बहुत न्यू चीज थी कि विच वाज थ्रू दिस ग्लास. जितने भी आप ग्लास पीसेस देखेंगे, देर बहुत वेराइटीज थी इस विंडोज में भी, बट हम बेसिक बात कर रहे हैं ओनली स्टेन ग्लास विंडोज. तो आप देखेंगे इमेज में कि सब इमेजेस कनेक्टेड हैं, बाइबल के उसमें कैरेक्टर्स हैं, वो स्टोरीज हैं. दिस वाज वन मोर रीजन. इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब आप ये देख रहे हैं तो उस टाइम लिटरेसी बहुत कम थी लोगों में एंड अवेयरनेस बहुत कम था. तो व्हाट हैपेंड कि जब लोग आते थे चर्चेस में तो उनको पढ़ते नहीं आता था, दे कुड नॉट रीड बाइबल, बट ये स्टोरीज उनको जब दिखती हैं तो दे कुड कनेक्ट. ओके, वो कनेक्शन बनाने के लिए कि हर कोई वो समझ सके, सो इट वाज डिपिक्टेड हियर. ओके, एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट टू आस्क इसके बारे में? कोई भी चीज पूछना चाहो तो प्लीज टाइप इट. ओके, नेक्स्ट इज गॉर्गोइल्स. अब गॉर्गोइल्स क्या थे? इफ यू कैन सी दीज इमेजेस, दीज आर द गॉर्गोइल्स.
Cathedrals in high Gothic style became increasingly elaborate. Elaborate मतलब highly decorative बन गए थे ये cathedrals. Over several centuries, builders added towers, pinnacles, and hundreds of sculptures to these. और ये actually Gothic जो कोई भी cathedrals जो आप देखोगे ना, they have taken years and years, so 50 साल, 100 साल, कभी कभी centuries लगे हैं ये structures बनने के लिए. In addition to religious figures, many Gothic cathedrals are heavily ornamented with strange, leering creatures. ये जो characters हैं जिनको हम बोलते हैं gargoyles, but ये सिर्फ decoration के लिए नहीं थे. So what was the reason then? So originally the sculptures were water spouts to protect the foundation from the rain. If you can see, हर image में जब यहाँ जो भी आप देखोगे, every image has a mouth open. तो ये वाटर स्पाउट थे इनिशियली. इफ यू कैन सी इन द फर्स्ट फिगर, तो जो भी पानी जमा होता था रूफ पे और ये कहीं ये कलेक्ट होके ये डेकोरेटिव इससे बाहर जाता था. बट since most people in medieval days could not read, the carvings took the important role of illustrating lessons from the scriptures also. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिटरेट नहीं थे लोग, तो this also helped them. और एक मेजर रीजन था कि उनको ये लगता था कि these would protect the cathedral, इसलिए इमेजेस इस टाइप के थे. ओके, सो बिफोर आई गो टू द गॉथिक फ्लोर प्लान्स, मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से, लेट अस गो बैक कि जो पहली स्लाइड में हमने जो पार्ट डिस्कस किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था गॉथिक केस में. फर्स्ट थिंग वाज द पॉइंटेड आर्च. ओके, देन सेकेंड, कैन यू ऑल टाइप वन बाय वन कि क्या क्या था. पॉइंटेड आर्च, पॉइंटेड आर्च से क्या बना? रिब्ड वॉल्ट. Could you answer? It is okay, अगर गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज वेरी सिंपल टू आंसर. कि जैसे आपने बोला कि पॉइंटेड आर्चेस थे, रिब्ड वॉल्स थे, फ्लाइंग बट्रेसेस थे, और बाकी लास्ट दो और क्या बात की हमने? ऑर्नामेंट्स, पिनिकल्स. यस, राइट. और क्या था? What were the structures known? What was those creatures known as? Yes, very good. Stained glass. Very nice. And those creatures, what were they? The gargoyles. Okay. अच्छा, ये दिस गॉथिक आर्किटेक्चर सबसे शुरुआत कहाँ पे हुई? वेरी गुड. शुरुआत कौन से कंट्री में हुई है? यूएसए में हुई है कि यूके में हुई है, मतलब इंग्लैंड में हुई है कि जर्मनी में हुई है इसकी शुरुआत, कि यूएसए में हुई है या फिर फ्रांस में हुई है? Where did this architecture begin? Okay, it started in France. ठीक है? So let us go back to this. Let us talk about the plan. Okay. गॉथिक फ्लोर प्लान्स कैसे थे? अब ये टिपिकल, जब आप ये इमेज देखेंगे ना, तो दिस इज अ टिपिकल फ्लोर प्लान ऑफ अ कैथेड्रल. So Gothic buildings were based on traditional plans using basilicas. Basilicas मतलब older Roman buildings जो हम लोग यूज करते थे, which was a single rectangular with an oval curve at one side. वो basilical plan बोला जाता है इसको. However, single units were integrated into a unified spatial scheme. तो जब आप ये प्लान देखेंगे तो आप देखोगे कि एक नेव लिखा हुआ है, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल पार्ट, और एक उसको कट कर रहा है, जैसे इसको क्रॉस के वे में है, तो विच इज कॉल्ड द ट्रांसेप्ट. तो ये जो बेसिक है, जो क्रॉस क्रूसिफॉर्म देखते हैं हम लोग, जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है क्रूसिफॉर्म, तो एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल है. तो जो वर्टिकल है इज द नेव एंड जो हॉरिजॉन्टल है इज द ट्रांसेप्ट. तो अब क्या होता है कि ट्रांसेप्ट के एंड पे भी चेपल होते हैं. चेपल मतलब जहां इमेज, फिगर या कुछ भी होगा या कोई स्कल्पचर होगा या वेयर दे वर्शिप. हर देखो एप्साइडल, एक्सियल, एप्साइडल. ये तो क्या है कि व्हेन यू एंटर, जहां पोर्च है, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ द कैथेड्रल. एंट्रेंस करने के बाद ना एक एंट्रेंस फॉयर जैसे होता है ना कि यू बिफोर यू एंटर द लिविंग रूम, और
a building or whatever, you have a small area which is a foyer before the building, so which is here is it is called the narthex. नार्थेक्स से आप एंटर करोगे तो देयर इज अ नेव जो सेंट्रल पार्ट है, और दोनों साइड फिर यू विल हैव दोस कॉलम्स, और फिर उसके बाद दोनों साइड आइल्स हैं। और जब चारों कॉलम्स के बीच में हमने पहले जैसे देखा कि पॉइंटेड आर्चेस बनेंगे, एज यू कैन सी दोस बिकम्स द वॉल्ट। फिर आया आपका दैट हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द ट्रांसेप्ट। तो ट्रांसेप्ट में भी आपका चेपल रहता है, एंड व्हेन यू कम टू द एंड, दिस इज कॉल्ड, दिस साइड एंड इज कॉल्ड द एप्साइडल एंड। और वहां जैसे हम मंदिर में एंड में जाके आपकी मूर्ति होती है, उसी तरह से यहाँ पे एम्बुलेटरी जहां वो प्रदक्षिणा की जगह है, ओके, और फिर एप्साइडल, एक्शियल, एक्शियल मतलब सेंटर में जो चेपल है वो एक्शियल है, और दोनों साइड में एप्साइडल चेपल्स है। सो दिस वाज द गॉथिक फ्लोर प्लान। Any questions, anything that you don't understand about this, please ask, क्योंकि I know this is new to you all, नए terms हैं, नई चीजें हैं, तो if there is anything that you would want to know, कोई भी terms के बारे में और कुछ जानना है तो please let me know. Anyone, please? Okay, shall I continue? So ये धीरे धीरे plans बहुत complicated होने लगे सारे. Most Gothic structures, unless they were entitled chapels, were of Latin cross, या जो हमारा क्रूसीफॉर्म बोलते हैं ना हम लोग, क्रॉस जो होता है क्रिश्चियनिटी का, उसको पहले लैटिन क्रॉस भी बोलते थे, उस प्लान में होते हैं, with a long nave making the body of the church, a transverse arm called the transept, and beyond it an extension which may be called the choir. जैसे कि पहले वाले इमेज में था हमारे, कि आप देखोगे वहां पे कि ट्रांसेप्ट के बाद जो एरिया है देयर इज चांसल, और उसके आजू बाजू में कॉयर है। देयर वर सेवरल रीजनल वेरिएशंस इन दीज प्लान्स। अभी जहां जहां गॉथिक टाइम में ना चर्चेस के प्लान्स में बहुत वेरिएशंस आए, बहुत मॉडिफिकेशंस किए गए। सो हर रीजन में, जैसे हम इंडिया में भी आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो हर रीजन वाइज हमारे आर्किटेक्चर स्टाइल में देयर इज अ चेंज। उसी तरह से this happened in Europe also. The nave is generally flanked on either side by aisles, usually singly but sometimes double. मतलब अभी क्या मतलब है इसका? अभी जब आप ये पहला वाला प्लान देखेंगे तो यू विल सी कि देयर इज अ नेव, और दोनों साइड एक एक आइल है, साइड आइल जो लिखा हुआ है, राइट? बट धीरे धीरे जब स्ट्रक्चर ऊंचे बनने लगे, स्ट्रक्चरली डेवलपमेंट होने लगे ना, तो मॉडिफिकेशन ऐसे होने लगे कि सिंगल आइल की बजाय दो दो आइल्स होने लगे, दो passageways kind of thing. I'll show you that in the other plan. कि यहाँ it is single, in the other plan you will see there are two variations. And you see ये यहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो अभी इसी के आगे there would be double. ओके, एक और आ जाएगा। The nave is generally flanked. Flank मतलब क्या होता है कि flank मतलब कोई भी चीज के आजू बाजू दोनों साइड ये है, तो नेव आप देख सकते हो सेंटर में है और उसके दोनों साइड आइल्स हैं, तो फ्लैंक्ड बाय आइल्स। एंड व्हेन यू सी ये हर जगह आपको क्रॉस दिखेगा, हर जगह आपको चार कॉलम्स के बीच में क्रॉस है। सो दोज आर द वॉल्ट्स दैट आर क्रिएटेड, क्रॉस आर्च एंड देन द पॉइंटेड आर्च, okay, that forms the vault. The nave is generally considered taller than the aisles, having clear story windows which light the central space. तो जब नेव की हाइट है it is taller than the side part. Okay. अब ये इसमें दिखेगा आपको इजीली कि जो नेव की हाइट है ये इस तरह से है कि किस तरह से इसका ये होता है एंट्री। यू कैन सी वेस्ट पोर्टल इन दिस इमेज, दिस इज नोत्रदाम पेरिस। तो रोज विंडो, ये रोज विंडो ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन दैट, ये स्टेन ग्लास विंडो ही है
बट जो वेस्टर्न फसाड पे विंडो होती थी उसको हम बोलते थे रोज विंडोज। एंड फ्रॉम देयर यू एंटर, और आपको अंदर दिखेगा कि रिब्ड वॉल्टिंग कैसे दिख रहा है उसमें इन दैट क्रॉस सेक्शन। और उसके साइड में जो आइल वाला पार्ट है, फ्लाइंग बट्रेसेस से ये सपोर्ट किया गया है। ओके, so this is how the typical plan of a Gothic architecture worked. In some churches with double aisles like Notre Dame, Paris, the transept does not project beyond the aisles. In English cathedrals, अब ये क्या है कि ये मैं तीनों जगह का सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हर जगह इट यूज टू चेंज। कि इंग्लिश कैथेड्रल्स में क्या होने लगा, ट्रांसेप्ट टेंड टू प्रोजेक्ट बोल्डली। ट्रांसेप्ट जो था, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, वो बहुत प्रोजेक्ट करता था बाहर, क्रॉस प्रोमिनेंटली दिख के आता था। लेकिन नोत्र दाम जैसे फ्रांस में आप देखोगे तो वो क्रॉस आपका बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ये अगर ऊपर वाला इमेज आप देखोगे तो जो क्रॉस वाला पार्ट है, जो ट्रांसेप्ट वाला है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था। और इन फ्रांस द ईस्टर्न एंड इज ऑफन पॉलीगोनल सराउंडेड बाय वॉकवे कॉल्ड द एम्बुलेटरी। तो अब फ्रांस में एक सर्कुलर, ये जो जहां एप्स लिखा हुआ है इमेज में आप देखोगे, कॉयर, सेंचुरी, एम्बुलेटरी, तो ये कर्व्ड है, कहीं वो पॉलीगोनल होता था। तो ये रीजनल वेरिएशंस थे, बट टिपिकल थॉट प्रोसेस बिहाइंड गॉथिक आर्किटेक्चर वाज सिमिलर. While German churches are often similar to those in France, in Italy the eastern projection beyond the transept is usually just a shallow apsidal chapel containing the sanctuary. तो अब इसमें ये प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम थे। फिर अभी मैं आपको यही चीज, I hope you all are understanding this. Still any questions, please ask. Hello? Any questions, please? Any doubts? कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है? Please feel free to ask. Have you understood the planning? At least say, answer. You can answer in yes and no. Okay. So then I assume आपको सब clear है इसमें का? Okay. तो जो ये मैं आपको बता रही थी कि यू कैन सी हियर इन दिस सेक्शन नाउ, आई एम नॉट यूजिंग द प्रेजेंटेशन मोड हियर बिकॉज यहाँ आप देखोगे दिस इज योर सेंट्रल आइल नेव, ये वाला जो चौड़ा है और ऊंचा है यहाँ पे, दिस इज योर साइड आइल, ये वाला जो कि यहाँ पे भी, और वो साइड आइल की हाइट कम है। ये आर्च देखेंगे आप, यहाँ तक ऊंचा है, दिस पॉइंटेड आर्च योर, यहाँ इसकी हाइट कम है, इसके ऊपर there is a space called, this space is called ट्राइफोरियम। और ये जो विंडो है दिस इज द क्लियर स्टोरी विंडो। अब इस क्लियर स्टोरी विंडो से बहुत लाइट कैथेड्रल में आता था। सो दे वर लाइटर स्ट्रक्चर्स, ऊंचे थे, लाइटर लगते थे, एंड देन द लाइट फ्रॉम इट। और ये है आपके फ्लाइंग बटरेसेस जो इसको सपोर्ट करते थे। राइट? आर यू ऑल गेटिंग दिस? हेलो, am I audible to you all? See, आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है तो इट विल बी नाइसर फॉर मी टू हेल्प यू ऑल इन अ बेटर वे। यस, ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी तक का था, आपको सब क्लियर है? मैं एक सिर्फ आपको नोत्र दाम विच इज वेरी फेमस एग्जाम्पल इन जनरल आपको बताना चाहूंगी उसके बारे में कि किस तरह से है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नोत्र दाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हम जो देखेंगे कि इट्स कंस्ट्रक्शन बिगैन इन 1163 and it's a very tall church reaching some 108 feet from the floor to the crown of the vaults. The clear stories were enlarged. Clear story windows जो अभी मैंने आपको वो क्रॉस सेक्शन में बताया था, अराउंड 1225। इसके मॉडिफिकेशंस चलते रहे काफी समय तक, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि कोई पीरियड कभी इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है और इस टाइम पे खत्म हुआ है, ऐसा नहीं होता है। दिस must have started in 1163 जहां this was the beginning of Gothic period but might have continued for a very long time. जैसे अगर आपने सुना होगा कि स्पेन में सेग्राडा फेमिलिया का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है।
ओके, सो नोत्र-दाम मिडीवियल स्टेन ग्लास रोमनस्क स्कल्पचर है उसमें। रोमनस्क की जो एंट्री पार्ट है ना, कि उसमें थोड़ा रोमनस्क इन्फ्लुएंस है, ओके, बट मेजरली इसमें गॉथिक आर्किटेक्चर का ये है। ओके, so it stands on the site of Paris' first Christian church, Saint Etienne Basilica, which was itself built on the site of Roman Temple of Jupiter. So जैसे पुराने structures की जगह पे ये बना हुआ है। The construction began in 1163. Construction of the west front, जो ये facade आपको दिख रहा है, ये west facade है। जैसे हम temples की भी entry west से होती है and the deity is inside that way, कि west front with its distinctive two towers, ये जो main है, ये जो towers है ना, ये बहुत important थे Gothic period में। Towers जो entry पे दिख रहे हैं आपको, began in around 1200, okay, before the nave had been completed, मतलब अंदर का structure complete होने के पहले ये towers बनने शुरू हुए। Over the construction period, numerous architects worked on the site, as is evidenced by the differing styles at different heights of the west front and towers. ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्स कई सालों तक चल रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन इट, तो जितने अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने उस पर काम किया होगा, और टाइम पीरियड भी जब चेंज होता है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्टाइल्स आए हैं, तो दिस विल बी एन अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स टुगेदर, ओके। Between 1210 and 1220, the fourth architect oversaw the construction of the level with the rose window and great halls. This rose window जो आपको सेंटर में राउंड विंडो दिख रहा है ऊपर वाले इमेज में, was very important. ये बहुत उसका अलग ही हिस्ट्री है और उसके अलग डिटेल्स हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत समय तक चला, और इट हैज टू बी बहुत ह्यूज विंडो है, तो उसके ऊपर बहुत वर्किंग हुआ था। ओके, सो ये है उसका प्लान। अभी जो मैं आपको बताना चाह रही थी पहले, आई जस्ट, यू कैन सी दिस, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये सेंट्रल नेव है, राइट, ये सेंट्रल नेव, और यहाँ हमने पहले वाले इमेज में देखा था कि एक ही आइल था, अभी एक क्रॉस था सिर्फ। अभी आप यहाँ देखो, ये कॉलम, ये लाइन, फिर एक और कॉलम की लाइन, और इतना ही था पहले इसमें, बट विथ नोत्रदाम यू विल हैव टू साइड आइल्स, डबल, ओके, दिस वाज द वेरिएशन हियर। और ये ट्रांसेप्ट भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं है ट्रांसेप्ट का बाहर, इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक, जो कि मैंने पहले बताया था कि रीजनल वेरिएशंस, कि कहीं आपको ये बाहर ज्यादा प्रोजेक्टिंग दिखेगा और उसके अंदर भी चेपल रहेंगे, बट इन दिस इट इज ओनली अ सिंगल दिस एंड इट इज नॉट प्रोजेक्टिंग, एंड दिस इज द एम्बुलेटरी, और यहाँ पे इसके एप्स हैं, ओके। सो double aisles, ambulatories on bent axial line, transepts not projected beyond the wall, high vault, as you can see in this cross section, की central part जो है 45 meters tall है, ऊपर उसमें trusses हैं, और ये pointed arch ऊपर तक गया है, right? Six partitions है, इसलिए it was called a six-petite vault, covering double aisles, the ribbed vault whose lateral triangles are bisected by an intermediate transverse vault. मतलब उसमें क्या होता है, I'll tell you what happened, कि ये ribbed vault बना, तो यहाँ देखो उसको, ये जो है एक और क्रॉस है, तो मतलब 1 2 3 4, और ये जो हॉरिजॉन्टल आ गया, उसके कारण देयर वर 6 डिविजन्स, दैट्स व्हाई सिक्स-पेटाइट वॉल्स। एंड यू कैन सी हियर कि ये सेंट्रल नेव है क्रॉस सेक्शन में, यहाँ आप देखोगे दीज आर द फर्स्ट साइड आइल, सेकेंड साइड आइल, और ये उसका साइड का पोर्शन इज दिस, और यहाँ पे क्लियर स्टोरी विंडोज होते थे, ओके। So this is how the final Notre Dame was. Okay, the towers, the gable, the crochet, the finial, ये अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं जो यहाँ पे थे, and you can see the rose window.
So with this, today we complete the topic of introduction to Gothic architecture. मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, एनीथिंग जो आप पूछना चाहो, प्लीज आस्क मी. और अगर सब क्लियर है तो जस्ट रिप्लाई विद अ यस, दैट इज ऑल्सो ओके विथ मी. एनीवन? ओके, सो सब क्लियर है. वॉज इट गुड इनफ फॉर यू? ओके, थैंक यू, थैंक यू. चलो, thank you so much. So we are done with today's lecture. Have a good day.